दोस्तों नमस्कार। राजनीति ऐसी पहले कभी नहीं थी। सियासत पहले इस तरीके से साधी नहीं जाती थी। और अब तो खुले तौर पर हर कोई कहने से कतराता नहीं है कि आप सत्ता से टकरा नहीं सकते हैं। सत्ता के पास जितनी ताकत होती है वो अपने अनुसार समूचे सिस्टम को ढाल लेती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी खड़े हुए हैं। और अब जो कल फैसला राहुल गांधी को लेकर आने वाला है वह भी सुप्रीम कोर्ट से वह भारत की राजनीति को बदल सकता है। मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता की नींव को हिला सकता है। इस देश के भीतर में लोकतंत्र को खत्म करते हुए किस तरीके से समूचे सिस्टम ही नहीं बल्कि संवैधानिक पिलर को भी सत्ता अगर अपने अनुकूल कर ले तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है। शायद इन्हीं सवालों का जवाब राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में यह कहकर दिया है, माफी नहीं मांगूंगा। और माफी नहीं मांगूंगा मतलब सिर्फ यह नहीं है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांगूंगा का मतलब राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में बहुत साफ तौर पर लिख कर दिया है कि दरअसल इस देश की न्यायिक प्रक्रिया के साथ मौजूदा राजनीतिक सत्ता कहीं खिलवाड़ तो नहीं कर रही है। मौजूदा वक्त में पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसको सत्ता अपने अनुकूल करने की स्थिति में नए ताने बाने को बुनते हुए खड़ा तो नहीं कर रही है। और इस देश के भीतर में अगर राजनीतिक सत्ता अपने तरीके से अपने नेताओं के जरिए अलग अलग अदालतों में कोई केस दायर कर दे और फैसला उन्हीं केसों को ध्यान में रखते हुए कोई कोर्ट दे दे तो इसके मतलब मायने क्या है। शायद यह एक ऐसा फैसला है जो भारत की राजनीति पर असर दो तरफा डालेगा। यानी तलवार की धार कुछ ऐसी है जिसमें इस पार गिरे तो भी मौजूदा मोदी सत्ता के लिए मुश्किल और उस पार गिरे तो भी मोदी सत्ता के लिए कहीं ज्यादा मुश्किल। सवाल यह नहीं कि जेल में डाल दिया जाए राहुल गांधी को तो क्या होगा इस देश के भीतर। इस देश के भीतर कांग्रेस तब किस रूप में खड़ी होगी और मानहानि के मामले को लेकर जेल में डालने की परिस्थितियां सूरत की अदालत ने जिस स्थिति के साथ की और इस बात का स्कोप लगातार बनाए रखा कि सामने वाले को राहत और रियायत इस रूप में देते चले जाएं कि आज नहीं तो कल ये माफी मांग ही लेंगे। क्योंकि भारत के भीतर में जितने मानहानि के मामले होते हैं और जितने भी बड़े नेताओं की एक लंबी कतार है जिन्हों के ऊपर मानहानि का मुकदमा चला उन्होंने माफी मांग ली। इसके दायरे में कई सांसद आते हैं, कई मुख्यमंत्री आते हैं जो माफी मांग लेते हैं, बात आई गई हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने एक नई परिस्थितियों को गढ़ा है और बताया है कि जिन भी हालात में मेरी संसद सदस्यता चली गई, मेरे बंगले को ले लिया गया, बंगले का जिक्र तो नहीं किया है, लेकिन इस देश के लोकतांत्रिक परिस्थितियों के भीतर किस तरीके से किसी केस को लेकर राजनीतिक सत्ता कैसे ताना बाना बुनती है और उसी आधार पर फैसले होते हैं। और शायद एक चुने हुए सांसद को संसद में जाने से रोकने के लिए सरकार क्या कुछ करती है या अदालत इस बात की अनदेखी कर देती है कि जिस शख्स पर वह सजा सुना रही है वह विपक्ष का नेता है। यानी राजनीतिक तौर पर उसके द्वारा कहा गया कोई भी शब्द या उसकी कोई भी राजनीतिक पहल इस देश की राजनीति से जुड़ी होगी जो सत्ता पर सीधे हमला कर रही होगी। लेकिन सत्ता पर हुए हमले को कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर और समुदाय विशेष से जोड़ने की जो प्रक्रिया पैदा हुई उसने शायद हर किसी को अब जो सत्ता में बैठे हैं परेशान कर दिया है। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं और हलफनामे में लिखे हुए एक एक शब्द को अगर आप समझना चाहते हैं और उसके साथ ही पूर्णेश मोदी जिन्होंने केस किया 2019 में और यह वाकया 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी के भाषण देने का है, तो अब आप कल्पना कीजिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में दिया गया बयान, दिया गया भाषण 2024 की सियासत को उलट सकता है, राजनीति को बिल्कुल पलट सकता है। ऐसी स्थिति इस देश के भीतर कल के फैसले के बाद बन सकती है। और दोनों परिस्थिति में कोई दूसरा नहीं, फैसला जो भी आए मुश्किल सरकार के लिए
होने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें लगता है एक एक शब्द को जरा समझने की कोशिश इसलिए करनी चाहिए कि जिन बातों का जिक्र राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में किया है वह इसलिए गौरतलब है क्योंकि वह भारत के समूचे सिस्टम और सरकार द्वारा चलाए गए सिस्टम की परिभाषा जो सत्तानुकूल उन्होंने गढ़ी है उसकी बखिया उधेड़ देता है। हालांकि एक हलफनामा पूर्णेश मोदी की तरफ से भी किया गया, उस हलफनामे का भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन उसमें एक ही शब्द महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण यह है कि उनका बार बार कहना है राहुल गांधी में लगता है जैसे अहंकार आ गया है, उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है। और राहुल गांधी खुले तौर पर कहते हैं उन्हें कोई पश्चाताप नहीं है, लेकिन यह अहंकार नहीं है, यह मौजूदा राजनीतिक सत्ता से टकराने का और उसकी हकीकत को इस देश के सामने रखने के राजनीतिक जमी को तैयार करने की सोच है। तो आइए जरा इस हलफनामे की परिस्थितियों को परखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कल फैसला इसी पर आधारित होगा। केस को रफा दफा करने के लिए वो माफी नहीं मांगेंगे, इस हलफनामे में पहला शब्द यही लिखा गया है। यानी ऐसा मत सोचिए कि हम चाहते हैं केस को रफा दफा कर दिया जाए इसलिए माफी मांगे, बिल्कुल नहीं, माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि सूरत की अदालत ने जो सजा सुनाई है वह बिल्कुल गलत है, वह उचित नहीं है। और राहुल गांधी के हलफनामे में है कि वो चाहते हैं कि सजा पर रोक लगे, संसद का दर्जा फिर से हासिल हो, यानी संसद में बतौर संसद सदस्य वो जाकर बैठ सके, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। बिना किसी गलती के याचिकाकर्ता पर यानी राहुल गांधी पर आपराधिक केस करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है में तहत सदस्यता रद्द करके किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस कोर्ट की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आग्रह दो बातों को लेकर कर दिया कि जो पूरी न्यायिक प्रक्रिया है जो सूरत की अदालत से शुरू हुई और जो हाई कोर्ट ने भी उस पर सहमति जता दी, यह पूरा का पूरा मामला किस तरीके से उसकी अपनी प्रक्रिया के खिलाफ जाता है और पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत जो सदस्यता रद्द की गई वह भी गलत है। बात इतनी भी नहीं है क्योंकि इस हलफनामे में राहुल गांधी ने इस देश में मोदी सत्ता की उस राजनीतिक जमीन की नब्ज को पकड़ लिया है जहां पर अभी तक सरकार मनचाहे तरीके से मनचाही कार्रवाई करने से कतराती नहीं थी, क्योंकि वह बहुत साफ तौर पर राहुल गांधी अदालत से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्हें सफलता मिलेगी क्योंकि यह एक असाधारण मामला है। अब सवाल असाधारण का क्यों है? क्योंकि उधर पूर्णेश मोदी ने कहा इसको असाधारण मामला ना मानिए। राहुल गांधी कह रहे हैं यह बिल्कुल असाधारण मामला इसलिए है क्योंकि पूरी प्रक्रिया जो रची बसी गई वह लगता ही नहीं है कि किसी कानूनी प्रक्रिया या न्यायिक प्रक्रिया के लिए उचित यह हो सकता है, क्योंकि एक मामूली बात की बड़ी कीमत चुकाई जा रही है और निर्वाचित सांसद में के रूप में उन्हें लंबे वक्त से अयोग्य ठहरा दिया गया है। ऐसा फैसला कैसे हो सकता है? और अगर न्यायपालिका के दिए गए फैसलों को ही परखना शुरू करें और इससे पहले जितने भी केस मानहानि को लेकर हुए हों उसमें ऐसी सजा इससे पहले क्यों नहीं दी गई, और चूंकि सजा का प्रावधान 2 साल का है तो मैक्सिमम इसी दौर में क्यों दिया गया, और इसी फैसले को लेकर जब सामने वाला शख्स एक राजनीतिक व्यक्ति है और देश की नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के तौर पर जिसकी पहचान है, क्या इसलिए यह सारी कार्रवाई हुई है? क्योंकि अपने हलफनामे में राहुल गांधी ने और साफ किया है कि पूर्णेश मोदी ने उनके कथित आपराधिक इतिहास को दिखाने के लिए उनके खिलाफ कई लंबित मामलों का सहारा लिया, लेकिन उन्हें किसी अन्य मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है और ज्यादातर मामले प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से ही दर्ज कराए गए हैं। यह हिस्सा समूची कच्चे चिट्ठे को उभार देता है, यानी किसी व्यक्ति को अगर फांसना है और किसी व्यक्ति को अगर सजा दिलानी है तो इस फैसले में जो दिया गया उसके इर्द गिर्द उस व्यक्ति को लेकर देश की अलग अलग अदालतों में वैसे